किसान भाइयों नमस्कार। खेत खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि खेत खजाना यूट्यूब चैनल आपके लिए नई नई जानकारियां, नई सूचनाएं, नई खबरें लेकर के हाजिर होता रहता है। आज हम एलनाबाद उपमंडल के गांव अमृतसर कला में हैं। ये इलाका प्रसिद्ध है धान की वैरायटी 1401 के शानदार उत्पादन के लिए। इस 1401 वैरायटी का जो धान है, इसकी खुशबू विदेशों तक फैलती है। लेकिन पिछले कुछ समय से धान की जो ये ख़ास वैरायटी है, बासमती की वैरायटी से कहते हैं 1401, इसमें कुछ बीमारियां इस तरह की आती हैं, कुछ पानी का प्रबंधन में कुछ कमज़ोरियां हैं, कुछ और तरह की जो खेत के ज़मीनी स्तर पर जो दिक्कतें आती हैं, उनको लेकर के एक बहुत ही प्रगतिशील किसान और पढ़े लिखे किसान, युवा किसान मेरे साथ हैं अमृतसर कला के सुमित सिंह विर्क। सुमित सिंह विर्क जी, आपका यूट्यूब चैनल खेत खजाना में स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद है कि आप हमारे पास पहुंचे हैं और खेत खजाना देख रहे सभी दर्शकों का भी हम धन्यवाद करते हैं। विर्क साहब, युवा किसान होने के साथ साथ बहुत ही जैसे आप कहते हैं ना कि जो ट्रेनिंग लेने के, जो पढ़ने के, जो लिखने के इच्छुक रहते हैं, इन्होंने कई तरह की ट्रेनिंग्स ली है, कई तरह की प्रशिक्षण लिया है खेती के बारे में, और वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं कि नई तरीके से, नए ढंग से, नए तरीके से खेती कैसे की जाए। ऐसे इस प्रकार की खेती करने के लिए, खेती करने के कारण इन्होंने 1401 वैरायटी के अंदर बहुत सारी रिसर्च करी हैं, शोध करी हैं, और उसका उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उसके जल प्रबंधन पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। यदि आप भी इस सारी ट्रेनिंग को अपने नज़दीक से देखना चाहते हैं और इसके बारे में बारीक जानकारियां चाहते हैं, तो इस चैनल को, इस एपिसोड को पूरा देखिए। उससे पहले आपसे फिर वही निवेदन, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और सब्सक्राइब इसलिए भी करें क्योंकि ये चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको तथ्यों पर आधारित सही जानकारी उपलब्ध करवाता है। एक निवेदन और है आपसे कि आज हम 1401 वैरायटी के बारे में बात करने के लिए एलनाबाद पहुंचे हैं। यदि आप किसी और वैरायटी के बारे में या किसी और अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में लिख करके अवश्य बताएं। कमेंट्स के साथ आप अपना फ़ोन नंबर भी ज़रूर लिखें ताकि अगर कोई विस्तार से आपसे बात करनी पड़े तो हमें बात करने में आसानी हो सके। आइए 1401 के बारे में बात करते हैं सुमित सिंह जी विर्क साहब से। विर्क साहब, आपने सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री किया। बिल्कुल। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से। मैं आपका साक्षी रहा हूँ, वहाँ देखता रहा हूँ आपके अध्ययन को भी, आपके काम को भी। आपने पत्रकारिता भी किया। पिछले 4-5 साल से आप खेती की तरफ मुड़े हैं और आपने 1401 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो 1401 के बारे में बताएं कि 1401 में कहते हैं पानी की लागत बहुत ज़्यादा होती है और कीट, बीमारियां इत्यादि ज़्यादा आती हैं, इसलिए इसमें दवाइयां सबसे ज़्यादा लगती हैं। सबसे पहले जल पर बात करें, पानी पर बात करें। बिल्कुल सर। और बताइए विर्क साहब। जैसे कि सभी को पता है, आप उधर देखिए, कि चावल की जो जितनी भी वैरायटियां हैं वो पानी पे ही निर्भर करती हैं, लेकिन वो पानी प्रबंधन भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में हाहाकार है कि पानी ख़त्म हो रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है। तो इसका प्रबंधन भी करना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा पानी का प्रयोग जो है किसान ही करता है। तो किसान को ही सबसे पहले पानी के बारे में सोचना होगा। तो आपने 1401 वैरायटी के बारे में पूछा है, तो 1401 वैरायटी है लगभग 150 से 60 दिन की वैरायटी है। तो इसमें क्या है कि पानी कब हमें ज़्यादा ज़रूरत है और कब हम पानी जो है सुखाकर भूमि या वत्तर भूमि में लगा सकते हैं, इस बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्टिंग में पानी को रोकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घास की समस्या जो रहती है, धान में घास उगाता है। वैसे तो डीकम्पोजर एक अच्छा उसका अल्टरनेटिव है, अगर किसान उसका इस्तेमाल करता है तो घास की समस्या धीरे धीरे उसके खेत से समाप्त हो सकती है। और दूसरा, पानी जो पहले 20-25 दिन इसी घास के कारण ही, क्योंकि वो दवाई जो है जो घास के लिए प्रयोग की जाती है वो उसी टाइम ज़्यादा काम करती है, अगर वो पानी के अंदर ही रहे। तो उस टाइम पानी रोकना, खेत में खड़ा होना ज़रूरी है। और उसके बाद हम उसको, जैसे पानी की ज़रूरत है, जैसे एक बार सूख भी गया खेत तो उसके बाद भी पानी लगाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो हवा का संचार अच्छे से होगा भूमि में, तो आपकी जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो भी बनी रहेगी। और दूसरा, जो फसल को जो
चाहिए खुराक चाहिए वो अच्छे से ज़मीन से ले पाएगा। तो अगर पानी रोक के लगाते हैं तो उसका प्रभाव भी एकदम फसल पे पड़ता है। और उसके साथ साथ एक बार और जो लास्ट में दाना बनता है, दूधिया अवस्था बोलते हैं उसको बासमती की, उस टाइम भी थोड़ा पानी को रोकने की आवश्यकता होती है। कितने दिन? उस टाइम भी ये कोई 10-12 दिन का पीरियड होता है, उस पीरियड में थोड़ा पानी की ज़रूरत होती है। सुमित विर्क जी बता रहे हैं कि 1401 की फसल कर करीब करीब 150 दिन की फसल है, 150 से लेकर के 160 दिन की फसल है। इसमें शुरू के 20 दिन इसमें पानी खड़ा रहने की, फसल में पानी खड़ा रखने की ज़रूरत होती है। और उसके लास्ट के जो 20 दिन हैं, लगभग 20 दिन, यानी 160 दिन में से 150 दिन में से कुल 50 दिन भी पानी इसमें खड़ा रखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऐसा विर्क साहब का कहना है। हालांकि इस बीच जब हम पानी नहीं रखते हैं तो उसको थोड़ा गीलापन, उसमें नमी की मात्रा जो है वो बनाई रखनी चाहिए, और उसमें जो हवा पहुँचती है, जो ऑक्सीजन उसको मिलती है और जो आवश्यक तत्व मिलते हैं फसल को, वो पूरी तरह से मिलते हैं और फसल को मदद मिलती है आगे बढ़ने में। ये बात थी जल प्रबंधन की। और अब आप बात करेंगे 1401 में आने वाली कीट बीमारियों के बारे में और दवा प्रबंधन के बारे में। तो किस तरह की बीमारियां इसमें आती हैं और किस तरह से दवाई का प्रबंधन आप करते हैं, ख़ास तौर पे जब ट्राइसाइक्लाजोल की बारी आती है, जब नेक ब्लास्ट की इसमें बीमारी आती है, उसका आपके पास क्या ट्रीटमेंट है या क्या प्रबंधन है आपके पास? जैसे आपने कीटों और बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पूछा है कि बीमारियां और कीट जो हैं वो हमेशा ही उस जगह ज़्यादा आएंगे जहां हम क्या है यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और हमारे जो किसान भाई हैं, पौधे की बढ़वार के लिए और उसमें जो गहरा हरा रंग रखने के लिए बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। और मेन जो है, जो सुंडी या कीट जो भी हैं, वो ज़्यादा यूरिया की वजह से आ रहे हैं। तो अगर हम यूरिया का अच्छे से प्रबंधन करें तो कीटों का प्रभाव भी कम होगा। और दूसरा इसमें एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा साथ में, जो कीट है, जो सुंडी है, जो इसमें ज़्यादा सताती है किसानों को, वो बोलते हैं जो गोब की सुंडी है। तो वो क्या है, पौधे के अंदर घुस जाती है, उसकी जो पाइप बनती है उसके अंदर घुस जाती है, उसके अंदर से गुदा सारा खा जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो निकलने वाली बाली है उसमें दाना नहीं बनता। तो उसको लेकर भी उतना उसका नुकसान नहीं है जितना डर बिठाया गया है किसान के दिमाग में। तो अगर उसका उचित प्रबंधन, एक तो यूरिया कम करें और एक समय से अगर हम एक अच्छी, आजकल बहुत सी ऐसी ऑर्गेनिक और बायो की बोल सकते हैं, बायो की जगह ऑर्गेनिक आजकल ज़्यादा चल रहा है। ऑर्गेनिक ऐसे आ गए हैं दवाइयाँ जिनका प्रभाव भी 40-40 दिन तक है और उसका आपकी फसल पर प्रभाव नहीं है। आपके जब आप उसको बाद में खाते हैं फसल चावल को, तो उस पर प्रभाव नहीं जाता। तो इस तरह से प्रबंधन उसका किया जा सकता है। उसके बाद आगे बीमारियों की बात, उसमें सबसे ज़्यादा फंगस की समस्या रहती है जितनी भी बासमती की वैरायटियाँ हैं। 1401 थोड़ी लंबी वैरायटी है, इसलिए थोड़ा इसमें क्या है, फंगस ज़्यादा अटैक करेगी, क्योंकि आप जितना देर वो खड़ी रहेगी तो डर तो बना ही रहेगा। तो इसी को देखते हुए, जैसे फंगस की जो बीमारियां हैं, उसमें सबसे बड़ी एक वजह ये है कि किसान जो है, खेत का जो गेहूं और धान के बीच में जो समय है 2 महीने का, उस टाइम एक अच्छा प्रबंधन करें तो काफ़ी फंगस की समस्या से बचा जा सकता है। वो कैसे? अच्छे से, जैसे पीडा में ही उन्होंने बताया था हमें कि आप अच्छे से खेत की गहरी जुताई करके उसको खुला छोड़ें 1.5-2 महीने। तो जो धूप होती है इस समय में बहुत ज़्यादा तीखी रहती है, तो जितनी भी फंगस की समस्या है वो धूप से जो उसके जो पैदा होने का इन्वायरमेंट उसको नहीं मिलेगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। फंगस हमेशा नमी से आगे फैलती है, उसको नमी नहीं मिलेगी तो वो आगे नहीं फैल पाएगी। और दूसरा, नेक ब्लास्ट के बारे में जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, वो केवल मेरी उम्र में देखूं तो केवल एक बार उसने नुकसान किया था अपने इस क्षेत्र में, जो धान का कटोरा कहा जाता है। तो उसमें इन्वायरमेंट का भी बड़ा रोल है, जो लास्ट में नेक ब्लास्ट आता है। और उससे डरते हुए किसान अब ट्राइसाइक्लाजोल अंधाधुंध इस्तेमाल करने लग गए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर 1-2% आ भी रहा है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
तो इस तरह से। और दूसरा क्या है, कुछ ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जैसे छाछ है, लस्सी जो है फंगस के ऊपर बहुत बढ़िया अटैक करती है। और दूसरा है फिटकरी। और ये दोनों मतलब आम घरों में पहले इस्तेमाल होती थी, अब भी कुछ घरों में करते हैं। तो अगर इनका भी इस्तेमाल किया जाए तो फंगस को बासमती पे रोका जा सकता है। और दूसरा ट्राइसाइक्लोजोल का एक अल्टरनेटिव भी है, ASPT के नाम से आता है, जो उसको नाम राइजो नाम से है दवाई। तो उसका जो है क्योंकि जो निर्यात करती है पीडा, वो इसको रिकमेंड करती है कि ट्राइसाइक्लो की जगह अगर आपको ज़्यादा लग रहा है नुकसान आ रहा है तो उसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। हाँ, विरक जी बता रहे थे कि 1401 में जो फंगस आता है या जो ट्राइसाइक्लोजोल के जो अल्टरनेट है वो क्या है, और यूरिया का प्रयोग। तो आपने थोड़ा सा विरक साहब थोड़ा सा स्पष्ट करें कि यूरिया कितना डालना चाहिए और कब डालना चाहिए। यूरिया का जो पीरियड है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा, क्योंकि ये बढ़वार के लिए इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन है बेसिकली ये। और तो इसके अल्टरनेटिव भी हैं वैसे, कुछ बैक्टीरिया हैं जो जैसे राइजोबियम है, और राइजोबियम। यूरिया के कितने बैग डाल सकते हैं हम 1 एकड़ में? वैसे तो जो यूनिवर्सिटी है वो तो दो बैग रिकमेंड करती है, लेकिन अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करें तो अपने खेत को 1.5 बैग पे भी मैनेज कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से बताया। आपने मोदीपुरम में जो बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान है वहाँ पर भी जाके विशेष रूप से प्रशिक्षण लिया है, और चावल की जो पूरे विकास यात्रा है, चावल की रोपाई से लेकर के या चावल की बिजाई से लेकर के, रोपाई से लेकर के और फसल आने तक का जो प्रबंधन है वो आपने बहुत शानदार किया है। आप विरक साहब एक सवाल जो हमारे हर किसान की तरफ से आपको इससे कम करना चाहते हैं वो ये है कि चावल की बासमती की 1401 की क्वालिटी में सुधार कैसे हो, ताकि हमारा किसान ये जो चावल है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट करते समय सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है वो जैसा आपने पहले बताया ट्राइसाइक्लोजोल को लेकर के आती है कि उसकी जो मात्रा ppm मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण से इसे कई बार बहुत विकट स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, क्वालिटी सुधारने के लिए आप क्या 2-4 शब्दों में क्या कहेंगे अपने किसान को कि किस तरह से आप इस क्वालिटी को बनाए रखने के लिए या क्वालिटी को बढ़ाने के लिए काम करके आप माला माल या अपने समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं? सर, क्वालिटी जो है वो असल में प्रबंधन की ही एक हिस्सा है। किसी भी चीज़ की क्वालिटी, वैसे तो 1401 की भी। और बीच में एक आधी बात हमारी छूट भी गई है, जो बासमती का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है वो नर्सरी में भी है। जब उसकी नर्सरी तैयार करनी है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रबंधन हम नर्सरी में ही कर सकते हैं, बहुत सी बीमारियों का। तो नर्सरी भी विशेष रूप से तैयार करते समय किसान भाई ध्यान रखें। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि 1401 जो बासमती है वो थोड़ी लंबे पीरियड की है, तो इसलिए किसान भाई कई बार ये सोचता है कि वो टाइम से ही रोपाई कर देता है नर्सरी की, तो फिर क्या है वो उसकी उम्र नर्सरी की पौधे की ज़्यादा हो जाती है जब वो खेत में उसकी रोपाई करता है, तो उससे भी कई तरह की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। तो जैसा कि पीडा में भी बताया गया था कि 20 दिन की, वैसे तो वो 17-18 दिन की बोलते हैं, लेकिन 20 से 22 दिन 23 दिन तक लास्ट अगर हम पौध का इस्तेमाल करें नर्सरी से तो वो ज़्यादा बढ़िया चलेगा पौधा, और उसमें बीमारियां और सारी चीज़ों का अटैक भी कम आएगा। और रोपाई करने का समय क्या है? रोपाई करने का वैसे तो हरियाणा में और पंजाब में टाइम दे रखा है सरकार ने, 15 जून के बाद करें जी। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि अगर वो 25 जून से पहले हो जाए तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम करते हैं तो उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। कई बार वो ज़्यादा अच्छा उत्पादन दे जाती है, क्योंकि जितनी भी फसलें आपको पता ही है कि वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। तो लास्ट में कई बार ऐसा इन्वायरमेंट आ जाता है कि वो दूसरी जो फसल जो पहले रोपाई की गई है, जिस टाइम वो उसका दाना निकल रहा था, दुधिया बन रहा था, उस टाइम उस गर्मी ज़्यादा आ गई तो उसका प्रभाव पड़ गया उस पर। अगर बाद में जो लगाई है उसको अच्छा मौसम मिल गया तो उसका उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी जो आपने एक बात क्वालिटी की करी थी, वैसे तो ये सारी चीज़ें ही उसमें काम करती हैं।
दूसरा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हम गोबर को खाद का इस्तेमाल करना छोड़ गए हैं, केंचुए की खाद का इस्तेमाल करना कम कर दिया है हमने। तो अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल करेंगे, वैसे तो मेरा तो यही मानना है कि हम बिना पेस्टिसाइड भी 1401 जो है पैदावार ले सकते हैं अगर हम अच्छा प्रबंधन करें। और दूसरा ये है कि अगर आप बासमती की ये वैरायटी ले रहे हैं तो अगर उसमें केमिकल नहीं है तो अपने आप ये क्या है, बाज़ार में आपकी जो क्वालिटी अच्छी है, केमिकल नहीं है, तो उसकी जो डिमांड है अपने आप बनेगी। अब पाकिस्तान और श्रीलंका भारत से आगे निकल गया है, टेक्निक के मामले में वो हमारे से पीछे है, लेकिन क्या है कि वहाँ तक इतना केमिकल अभी पहुँचा ही नहीं है और ना ही उस किसान की इतनी समर्था है कि वो इतने ज़्यादा, और विशेषकर जो हमारी जो बेल्ट है फतेहाबाद से लेकर और सिरसा की ये जो गग्गर बेल्ट है, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड पूरे नॉर्थ इंडिया में, और सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, और ये सबसे ज़्यादा डराने वाली बात है। बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से सुमित सिंह विर्क ने हमें 1401 के फसल प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। अगर इनका कहना है कि बिना पेस्टिसाइड प्रयोग किए जैविक प्रयोगों से, घरेलू संसाधनों से, लस्सी से और दूसरे जो साधन बताए इन्होंने फिटकड़ी वगैरह से, इनसे प्रयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन ले सकते हैं। और प्रबंधन उचित हो, नर्सरी से लेकर के प्रबंधन उचित होना चाहिए, पानी का प्रबंधन उचित होना चाहिए, तो कीटनाशक और कीट वगैरह, बीमारियां, फंगस इत्यादि इनसे दूर रह सकते हैं और आप अपनी फसल को बहुत अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। आज इतना ही। बहुत नमस्कार।